खास मेहमान डॉक्टर सुषमा यादव जी, जो वीसी हैं सेंट्रल वुमेन यूनिवर्सिटी हरियाणा की, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ अदिति टंडन जी, एसोसिएट एडिटर हैं, जो कि द ट्रिब्यून में है। बहुत बहुत स्वागत अदिति जी आपका भी इस चर्चा में। और पिंकी आनंद जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की और फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो आप तीनों से मैं चर्चा की शुरुआत करूं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को। और इस दिवस पर हमारे लिए बिल्कुल ये स्पेशल है कि आप सभी हमारे साथ जुड़ी हैं इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं डॉक्टर सुषमा यादव जी आपके साथ। जिस तरह से कि इस दिवस को, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसको हम जिस तरह से मनाते हैं, कितना असर अभी तक आपने देखा है ऐसी पहल का? तमाम योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे। कितना सशक्तिकरण, कितना संतोष होता है इसके जरिए, जो जितनी उपलब्धि हम अभी तक हासिल कर पाए? देखिए, सबसे पहला तो इसका असर जो है कि अभी तक हम कहते थे कि भारत नारी को शक्ति के रूप में देखता है जी। भारत नारी को देवी के रूप में देखता है, और बेटी जो होती है वो उन दोनों का स्वरूप होती है। तो बेटी के अंदर ये भाव देख सके भारत का समाज, यह रूप राष्ट्रीय बालिका दिवस से निकला है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सकारात्मक पहल है, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन एक बार सबको एक बार फिर से एहसास हो जाता है कि हमारी बेटियां हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं। और जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी, नहीं पलेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं सशक्त होगी, तब तक विकसित भारत का सपना भी हम नहीं देख सकते। ये मैं समझती हूँ कि इस वर्ष से जुड़ा है कि यदि सशक्त भारत को बनाना है, विकसित भारत को 2047 तक हमने देखना है, तो बेटियों के सहयोग के बिना और बेटियों के सम्मान के बिना, दोनों के बिना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेटियों को अगर सशक्त करना है तो उनके आगे जो कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को तोड़ना होगा, हटाना होगा, और उसके लिए कानून को सशक्त करना होगा। पिंकी आनंद जी, जो बेटियों के आगे जो कुछ भी प्रथाओं का, नियमों का और तमाम तरह की चीजों का बाधा रहा है, उस बाधा को हटाने के लिए कानून में समय समय पर संशोधन किए गए। अब जाकर के, चाहे देखिए 3 तलाक प्रथा को लेकर के संशोधन किया गया, या समान नागरिक संहिता अभी उत्तराखंड में उसको मंजूरी मिल गई है, लागू हो जाएगा। उसमें खास तौर पर सबसे बड़ा फोकस जो है वो बेटियां और महिलाएं हैं, उनको समान अवसर प्रदान करना है। समान नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा महत्व उनके लिए समान अवसर प्रदान करने का है। और क्या कुछ कानूनी तौर पर किए जाने की जरूरत आप महसूस करती हैं, क्योंकि आप उस फील्ड के अंदर हैं, आप कानूनी बारीकियों को समझती हैं? पिंकी आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई कि ऐसे मौके कि आपके साथ दूरदर्शन के साथ बहुत बहुत स्वागत। तरीके से विकसित भारत की बात की, बल्कि मैं वही सोचती थी कि विकसित भारत 2047 की जो एक सपना है वो महिला और लड़कियां हैं, बालिकाएं, और उसके हमें सोचना $300 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है इंडिया। और इंडिया की ये सोच है कि महिलाएं और बालिकाएं जो है पूरी तरह से हमारे साथ होकर हमारे साथ बढ़ें, देश को बढ़ाएं, और एक नागरिक होने का जो श्रेय है इस देश का। और आप माने, आप अगर 2014 में भी जाएं, जब मोदी जी ने अपना स्वेरिंग इन किया था, उस समय भी जो रेड फोर्ट के ऊपर जो विषय हुआ था वो लड़कियों के बारे में हुआ जी। इस प्रकार से सारी सुविधाएं हो, गर्ल टॉयलेट्स का जो जिक्र था, एक अपने आप में सोच थी कि किस प्रकार से ऐसी चीज, लेकिन रेड फोर्ट के टॉप से मोदी जी बात का पूरा स्वीकार करते हुए, और वही चीज आज कितने स्वच्छ भारत के जो हमारे पूरे टारगेट्स हैं, वो लड़कियों के लिए जो एक सुविधा देने के लिए है, सबसे ज्यादा उनके ऊपर महत्वता रखता है। साथ साथ जो आप कानून की बात कर रहे हैं, देखिए, जहां तक किसी को सशक्तिकरण करना है, उसके लिए आपको कानून भी चाहिए और समाज भी चाहिए। समाज सोच कुछ हद तक आपने ला दी है। जहां तक सरकार का सवाल है, ट्रिपल तलाक जो केस है उसमें मैं भी गवर्नमेंट की तरफ से थी, और गवर्नमेंट ने पूरा इस बात का समर्थन किया कि ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रथा है, जो महिलाओं को और बच्चियों को पूरा एक्सपोज करती है, वो खतरनाक है, भयानक है, और अपने आगे नहीं चलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बिल्कुल कर दिया। उसके बाद कानून भी बन गया उसके लिए, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली हमें जरूरत ऑलवेज हमेशा रहती है समाज के लिए। इसलिए आप चाहे ले लीजिए हिंदू सक्सेशन है,
परिवर्तन आया, लड़कियों को हक दिया गया प्रॉपर्टी करने का। रेप लॉज में जिस प्रकार से हर हर समय पर जब भी बदलाव आया कानून में, ठीक है, तारीख में जो नई संहिता आई है उसमें के लिए आपको डेथ सेंटेंस अगर बालिका 12 साल से नीचे है, जी जी, वहां पर आपके क्या होते हैं, एक तो आपको चाहिए कॉन्फिडेंस समाज में, ठीक है, आपको चाहिए आगे आने की क्षमता, आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। उसके लिए फंडिंग के जो सारे प्रोजेक्ट्स आपने जिक्र किए हैं जी, ने भी कुछ जिक्र किया। मैं लौटता हूं आपसे और भी कुछ कानूनी पहलुओं पर जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि कानूनी पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अदिति जी उस पेशे से जुड़ी हुई है जिस पेशे से हम भी ताल्लुक रखते हैं। तो अदिति जी, आपने, क्योंकि आप थोड़ा और ज्यादा समालोचनात्मक हो सकती हैं, आप और ज्यादा अच्छे से समालोचना कर सकती हैं कि जो अभी पिंकी आनंद जी ने कहा कि देखिए समाज का नजरिया भी बदलना बड़ा जरूरी है। तो हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, हाल के दशक में समाज के नजरिए में कोई गुणात्मक परिवर्तन, कोई बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति? इस सवाल से जो एक बात याद आती है वो ये तो आती है कि बीबीपुर हरियाणा में आपको याद होगा कि एक सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर का एक कैंपेन शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक न सिर्फ हमारी पूरे देश में बल्कि विश्व में एक रेज बन गया था। और उसका महत्व ये था, आपने कहा कि कम्युनिटी में इसका क्या असर हुआ है, तो हरियाणा जैसे प्रदेश में बीबीपुर जैसी एक जगह में, विलेज में, एक जो फादर है अपनी डॉटर के साथ सेल्फी खींच के पोस्ट करता है, तो ये बहुत बड़ा एक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत जो सरकार की मंशा थी, माइंडसेट को बदला जाए और जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसे इम्प्रूव किया जाए, उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्योंकि हरियाणा ट्रेडिशनली आपको पता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, वहाँ फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्स रेशो हिस्टोरिकली लो रहा है, पंजाब में भी हरियाणा में भी। तो मुझे लगता है कम्युनिटी में इस चीज़ का क्या असर हुआ है, ये एक बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो मतलब अब जो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है महिलाओं की हर फील्ड में, अब कोई हैरान नहीं होता जब कोई महिला एयरफोर्स की पायलट है, हैरान नहीं होता जब कोई महिला वर्ल्ड स्टेज पे जाके देश का नाम रोशन करती है, तिरंगा लहराती है। अब ये सब एक रूटीन बनता जा रहा है जी। असली जेंडर इक्वालिटी किसी भी समाज में तब आती है जब आपको आंख खोल के ना बोलना पड़े, अच्छा ये महिला ने जीत हासिल की है, अच्छा ये महिला ने अचीवमेंट हासिल की है। हाँ, हासिल की है, तो क्योंकि मतलब वही उसको स्वाभाविक तौर पर लिया जाना चाहिए, है ना? नेचुरल जेंडर इक्वालिटी का असली इंडिकेटर उस दिन होता है जब पुरुष और महिला की अचीवमेंट एक दर्जे से और एक आंख से देखी जाए। बिल्कुल। तो उस तरफ हमारा देश धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास सुषमा जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और जिसको कि प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं कि अगर 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना है। ऐसा नहीं है कि उनको समान अवसर दे देना है या उनको सशक्तिकरण कर देना है, यानी उससे भी एक कदम आगे की बात प्रधानमंत्री करते हैं कि हमें उनके नेतृत्व में यह विकास करना है। ऐसे में ये जो नजरिया है, ये कितना आत्मविश्वास हमारी आधी आबादी को देता है? बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहनी आरंभ की है, महिलाओं के हौसले बुलंद हैं, वो स्वप्न भी देखने लगी हैं, यथार्थ भी समझने लगी हैं। और जो अभी तक हम समझते थे कि विकसित भारत का रूप कैसा होगा, वह रूप महिलाएं भी संवारने लगी हैं। क्योंकि आप जान सकते हैं आधी आबादी के बिना विकसित भारत बन ही नहीं सकता। और उसमें यदि महिलाएं जो अभी तक अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित थी, अनेक प्रकार के अवसरों से भी वंचित थी, और अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और उन उत्तरदायित्वों के परिणामों से भी वंचित थी। ऐसा नहीं है वो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उत्तरदायित्व उन्हें मिलते नहीं थे। तो वो एक महती उत्तरदायित्व ये कहकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि वो ही नेतृत्व करेंगी। और राजनीति में आप जानते हैं हम 33% को क्रिटिकल मास कहते हैं। बिल्कुल। कि अगर 33% होगा तो बदलाव आएगा। और जहां हमने उनको 33% दिया, ये भारत ने देखा है, वहां वो 50% तक पहुंच गई। लोकल गवर्नमेंट में हमने ऐसा किया, लोगों ने सर माथे पे बिठाया कि जहां एक बार जीती वहां दूसरी ओपन सीट से भी वो जीत कर आई, क्योंकि उन्होंने सोचा प्रायोरिटीज क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए,
रोटी कपड़ा और मकान की प्राथमिकता तो हम सदा से मानते आए हैं। अब उसके साथ स्वास्थ्य जुड़ा है, सड़क जुड़ी है, कृषि जुड़ी है, उत्पादकता जुड़ी है जी, बैंकिंग में जो इंक्लूजन उनका होने लगा है, वित्तीय इंक्लूजन जुड़ा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसीलिए इंक्लूजन तमाम योजनाएं आप देख लीजिए, चाहे मुद्रा योजना हो या फिर कोई भी योजना सरकार की हो, उसमें लाभार्थी के तौर पर बड़ी लाभार्थी हैं महिलाएं। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास और कानूनी पहलू को लेकर के मैं एक बार फिर से पिंकी आनंद जी से जरूर एक चीज पर बात करना चाहूंगा। पिंकी जी, क्या वहां पर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि कानून के नजरिए से कुछ और रह गया है करने के लिए, जिसको कि अगर उस बाधा को भी हटा दिया जाए तो शायद हमारी आधी आबादी और तेजी से सशक्त होगी? ऐसा कुछ आपके ध्यान में है जो कि आप इस फोरम से उठाना चाहें? मेरे हिसाब से दो बातें हैं जो अभी कुछ कवर करने की शायद और क्षमता है। एक तो जो विमेंस रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, जी, अभी साइन नहीं हुआ है। 33% पारित तो हो गया है लेकिन अब उसको लागू होना है। पारित हो गया लेकिन लागू नहीं हुआ हाँ। है। वो बहुत जरूरी है दो कारण के लिए। एक, जब महिलाएं सोचती हैं, जब बच्चियां सोचती हैं कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी मिनिस्टर बन सकती हूँ, मैं भी एमपी बन सकती हूँ, तभी जाकर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक एम्बिशन होना, एक सोच होना, एक महत्व होना, ये सब चीज़ें बहुत लाजमी है। इसलिए मेरे हिसाब से जिस प्रकार से पंचायती राज बिल में इतना परिवर्तन लाया हमारे समाज में, 50% तक सुषमा जी ने कहा आ गए, उस प्रकार से रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट डेफिनेटली लागू होना चाहिए, ताकि वो सोच जो है आज की डेट में, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली महिला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी, तो कोई भी बच्ची सोच सकती है कि कम से कम मैं बन सकती हूँ। जी, सामने एक तस्वीर है, एक आकार है जो मैं आगे जा सकती हूँ। एक दूसरा, जिस प्रकार से चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर काफी कुछ रोक लगा दिए थे, लेकिन करते करते भी हम लोग कुछ हद तक रुक गए थे, क्योंकि सोशल प्रैक्टिस सोचते हुए पनिशमेंट की है, लेकिन अल्टीमेटली उस शादी को हमने गलत नहीं माना है और उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि यानी कि आप कह रहे हैं उसमें कुछ लूप होल्स अभी है ना? है। इसलिए चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर, क्योंकि पुराने समय में था, ब्रिटिशर्स के टाइम में कानून बना था, लेकिन समाज में जिस प्रकार से चला, इसलिए असलियत भी देखते हुए कुछ हद तक रुकना पड़ा। लेकिन हम उसको रोकना होगा। वो बच्चियों की सेहत के लिए खराब है, उनके आगे बढ़ने के लिए खराब है। और ऐसे स्टेट्स आप देख ही रहे हैं, अभी तो आज हमारे साथ हरियाणा से सब जुड़े हुए हैं, और सुषमा जी तो बहुत ही अच्छी सोच वाली आगे सोची। अदिति ने बहुत अच्छी तरह अपने हाथ से बताए। हरियाणा में खास करके प्रॉब्लम है, ऐसी स्टेट्स में, हरियाणा में है, राजस्थान में है। आप कुछ हद तक तो चाइल्ड सेक्स रेशो देखिए हमारे देश का। हमने सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस किए, जो अबॉर्शन के केसेस हैं, अब अबॉर्शन का लॉ भी हम लोग ले आए थे, उसको बैन करते हुए। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसको हमने बैन कर दिया था, क्योंकि आपको पता ना चले, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली चलता है। उसको किस प्रकार से हम और रोक सकते हैं, इसमें हमें सोच यानी कि कानून को और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है, और साथ में आपने बताया कुछ लूप होल्स भी हैं, उसे भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे लूप होल्स को लेकर अदिति जी, ऐसे लूप होल्स को लेकर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ आड़ लेकर के आ जाता है कई बार, कि ये हमारी प्रथा के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे सामाजिक रीति के खिलाफ है। ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा और सा जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, उनको थोड़ी और जिम्मेदारी के साथ महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान देने की जरूरत है? देखिए, मैं पिंकी जी से सहमत हूँ, क्योंकि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट जो है वो जितनी सुचारू रूप से लागू होना चाहिए था, अभी उस लेवल पे लागू नहीं हो पा रहा है। कोशिशें चल रही हैं, और ऐसा